दोस्तों चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और सीधे चलेंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आप जानते हैं कि जैसे एक सुई की घड़ी आपने देखा होगा कि वो चलते चलते टिक 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 करते 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 वापस फिर उसी जगह पे आ जाती है, वैसे ही कुछ हो रहा है, दिखाई दे रहा है। 2007 में आपको याद होगा नंदीग्राम में जो कुछ हुआ और उसके बाद से 2011 में ममता बनर्जी एक लीडर बनकर के उभरी और पश्चिम बंगाल की सत्ता पर वो काबिज हुई। और वही नंदीग्राम अब फिर से ममता बनर्जी को दोबारा मतलब 2021 में 10 साल बाद अब एक ऐसा बैटलफील्ड के रूप में उनके लिए तैयार हो चुका है जहां फिर से सत्ता के लिए वो नंदीग्राम में खासकर मशक्कत करती हुई नजर आ रही हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के साथ ही थे जो 2007 की बात कर रहा हूं। 2007 में आपको याद होगा दोस्तों कि नंदीग्राम और सिंगूर ये दो ऐसा एरिया था जहां पे जो फ्री इकोनॉमिक जोन जिसे में तब्दील करने की कोशिश की गई थी और उस समय की सीपीएम सरकार के द्वारा, वाम दलों की सरकार के द्वारा, और बुद्धदेव भट्टाचार्य उस समय मुख्यमंत्री थे वहां के पश्चिम बंगाल के। लेकिन उसके बाद एक अलग एजिटेशन, एक आंदोलन शुरू हुआ। उस आंदोलन के बाद में एक नेता उभर के आती हैं ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी पिछले 10 साल से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज हैं, ये हम सब देख रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी इस नंदीग्राम के कर्ता धर्ताओं में से एक थे और वो राइट हैंड की तरह थे ममता बनर्जी के। लेकिन बीजेपी की जैसी आदत है, जैसी सियासी चाल, जैसी गोटियां वो फिट करने में माहिर है, उसके तहत शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के नहीं रह पाए और वो इस पाले में आ गए, यानी कि बीजेपी के पाले में आ गए। अभी शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से विधायक हैं, पहली बार वो विधायक बने नंदीग्राम से। और उसके बाद आज की तारीख में ममता बनर्जी को 5 दिनों के लिए कैंप करना पड़ा है नंदीग्राम में। और पिछले 2 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि ममता बनर्जी का रोड शो, उसके अलावा वहां की जनसभाएं, उसी ढंग से आज शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में उनके खासकर इस देश के केंद्रीय मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे। उन्होंने भी रोड शो की, उसके बाद में उन्होंने भी सभाएं की हैं। और उसके अलावा कलाकार से राजनेता बने, फिर राजनेता से कलाकार बने, फिर कलाकार से राजनेता बने मिथुन चक्रवर्ती भी आज शाम को 4 बजे उन्होंने भी वहां रोड शो किया है और वहां के मतदाताओं को अपने नेता के पक्ष में, यानी कि बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में वोट डालने के लिए कहा है। सबसे पहले थोड़ा सा नंदीग्राम में क्या कुछ है, नंदीग्राम का पॉपुलेशन क्या है वो दिखाइए, नंदीग्राम में वोटर्स कितने हैं वो अगर ग्राफिकली दिखा पाए, मैं अपने प्रोड्यूसर को कहूंगा कि अगर वो दिखा पाए तो दिखाइए कि क्या कुछ है नंदीग्राम का। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार ये नंदीग्राम आप मैप में देख रहे होंगे दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या नंदीग्राम की 3,31,000 थी, जिसमें से ग्रामीण आबादी 96.65%। ये आबादी है ग्रामीण आबादी, मतलब कि लगभग 97% लोग जो हैं वो गाँव में बसते हैं और शहरी आबादी जो कस्बाई आबादी है वो 3.35% है। तो मतलब ग्रामीण एरिया है पूरा का पूरा ये नंदीग्राम। लेकिन उसके आगे शुभेंदु अधिकारी को अनुसूचित जाति जो एससी हैं वो 16.46% हैं यहाँ पे, और एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति वो है 0.1%, यानी आदिवासियों की संख्या काफ़ी कम है वहाँ पे, 0.1% है। जबकि अनुसूचित जाति जो नंदीग्राम में 2,47,000 मतदाता हैं। 2,47,000 बहुत ज़्यादा मतदाता नहीं है। हाँ, ये मतदाता हैं। 3,33,000 आबादी और 2,47,000 मतदाता। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 62,000। दोस्तों ये आप देख रहे होंगे नंदीग्राम स्पेशली आपको हम बता रहे हैं क्योंकि यही सब कुछ है। यहीं से शुरुआत हुई थी ममता बनर्जी के करियर की। यहीं से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की सत्ता को काबिज किया था। वहां मुख्यमंत्री के रूप में वो काबिज हुई थी और अभी हम देख रहे हैं कि वही नंदीग्राम फिर से पहुंच गई हैं। ममता बनर्जी क्या जीतेंगी या हारेंगी ये देखना होगा। तो मुस्लिम मतदाताओं का बहुत बड़ा तबका इनके तरफ जाता है कि नहीं जाता है ये देखना होगा। ये सब कुछ आप देख रहे हैं नंदीग्राम के का जो सूरत हाल है, वहां की स्थिति वो हम बताने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों। तो नंदीग्राम में लेकिन इस बार जो समीकरण है, पिछली बार आपको बताऊं कि वहां शुभेंदु अधिकारी के सामने सीपीएम के कैंडिडेट थे, सीपीआई के अब्दुल कबी थे, उनको हराया था और 83,000 मतों 81,000 मतों से 81,230 मतों से इन्होंने हराया था शुभेंदु अधिकारी
अधिकारी ने 2016 में, और 1,34,000 यानी कि 66.79 लगभग 67% यानी 67% वोट पाए थे शुभेंदु अधिकारी। लेकिन इस बार क्या शुभेंदु अधिकारी इतना ज्यादा या 45%, 47% मत पा पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या शुभेंदु अधिकारी ने जो चैलेंज दिया है ममता बनर्जी को, उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए ममता बनर्जी जिस प्रकार नंदीग्राम पहुंची हैं, वहां ममता बनर्जी को वो 50,000 से ज्यादा मतों से हरा पाएंगे या ममता बनर्जी इन्हें हरा देंगी? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। आज लगातार हम लोग देख रहे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक, और पिछले 5 दिनों से जैसा मैं बता रहा हूं, 3 दिन तो हो गए हैं, अभी 2 दिन, अगले 2 दिन और ममता बनर्जी वहीं टिकी रहेंगी। उन्होंने एक घर ले लिया है नंदीग्राम में, वहीं रह रही हैं। पैर उनके अभी जैसा फ्रैक्चर हो गया था आपको पता ही है, और व्हील चेयर पे वो घूम रही हैं और अलग अलग छोटी छोटी सभाएं कर रही हैं, रोड शो कर रही हैं। लेकिन सभाएं और रोड शो आज शाम को सब खत्म। अब परिस्थितियां दूसरी, आप डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं और उसके अलावा आप मतदाताओं को दूसरे ढंग से रिझा नहीं सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आऊंगा अमलेंदु जी आपके पास। अमलेंदु जी, अगर आज आप जुड़े हुए हमारे साथ, तो अमलेंदु जी आप सुन रहे होंगे तमाम चर्चा। इससे पहले हम लोग मुकेश कुमार के साथ चर्चा कर रहे थे और असम की बात कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, जो बाद में आप लोग जुड़े हैं, आपको बता दूं कि पहला आधा घंटा हमने असम पे और डॉक्टर मुकेश कुमार के साथ बातचीत की। मुकेश जी हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार लगातार असम में पिछले 10 दिनों से हैं, उनसे चर्चा कर रहे थे। और अब हम चर्चा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, और उसके अलावा हम चलेंगे तमिलनाडु भी, हम चलेंगे केरल भी। तो हमारे साथ बने रहिए। चुनाव में बहुत कुछ है और चुनाव के साथ साथ अब सियासी रंग जो हैं वो होली के साथ साथ अलग अलग रंग यहां दिखाई दे रहे हैं। एक बैनर भी दिखाई दिया अमलेंदु जी आज वहां, हमारे संवाददाता ने भी वहां बताया, कुछ फुटेज भी भेजे वो, ये कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे के साथ साथ यानी कमल के फूल के साथ साथ ओम का झंडा लगा हुआ भी है। ये क्या कुछ कहता है वहां पे, खासकर नंदीग्राम में? अमलेंदु जी देखिए, ये सीधा सीधा जो है एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की एक कोशिश है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो उसकी रणनीति हर जगह रहती है, वो उसकी रणनीति पश्चिम बंगाल में भी है कि किसी भी तरीके से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके जो है अपना जो है वहाँ पे जमा दिया। तो यही एक उसकी रणनीति है और इसीलिए वो झंडे या कोई झंडे जो वो सब लगाए जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि बंगाल में इस तरीके से जो है कोई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो है इस तरीके से कामयाब हो पाएगी कि वो इतना ज्यादा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो। दावे प्रतिदावे देखिए अपनी तरफ है, अपनी जगह होते हैं। जैसे अमित शाह ने दावा कर दिया कि हम 26 सीटें जीत लेंगे पहले चरण में से ही। अरे भाई, आप 30 बोल देते, 26 ही बोलने की क्या आवश्यकता है? मतलब अभी जो 26-27 सीटें ममता बनर्जी के पास है, वो मतलब अमित शाह का दावा है वो सब 26-27 सीटें वो जीत लेंगे। तो ये दावे अपनी जगह हैं और अमित शाह दावे करने में किसी से पीछे नहीं रहते। आपको याद होगा जब पुलवामा हमला हुआ था और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो सबसे पहले अमित शाह ही थे जिन्होंने कहा था कि 350 आतंकवादी मारे गए पाकिस्तान में। किसी और ने दावा नहीं किया। तो अमित शाह दावे करने में बहुत आगे हैं और दावा जो दमठोक के करते हैं मोदी जी से भी आगे हैं दावा करने में। मोदी जी पीछे छूट जाएंगे, उनसे हार जाएंगे। अगर दोनों को बैठा दिया जाए शौक लगा के, दावा करना है आपको, तो मतलब जुमलेबाजी में मोदी जी के गुरु निकलेंगे अमित शाह जी इस तरीके के। तो इसलिए इन दावों प्रत्यावों का कोई असर जो मुझे नहीं लगता। कि देखिए, दावे जो होते हैं वो विरोधी को डराने के लिए नहीं होते, वो दावे अपने मतदाता जो होता है, अपना वर्कर होता है, उसका उत्साहवर्धन करने के लिए होते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं होता। इस रणनीति भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करती है। पिछले चुनाव में भी इस तरीके से दावे प्रतिदावे किए गए थे सीपीआई के। तो ये जो स्थिति है, तो ये मुझे नहीं लगता कि मतलब इससे आगे बढ़ रही है। बाकी अब ये शुभेंदु अधिकारी जब जीते थे, तो उस समय शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस में थे। शुभेंदु अधिकारी जो थे उस समय भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय भारतीय जनता पार्टी जो थी वो मदद कर रही थी तृणमूल कांग्रेस की। तो अब जो परिस्थितियां बनेंगी उसका क्या असर होगा, ये देखने वाली समय होगा। फिलहाल तो मोदी जी जो करके आए हैं बांग्लादेश में, उसका असर जो होना है उसको आप देखिए क्या होता है। मोदी जी तो चले आए अपना भाग्यम खेल करके, मथुरा मंदिर में जाकर के प्रणाम करे आए, वोट साधे आए अपना। लेकिन अब बांग्लादेश के अखबार जो भरे पड़े हैं कि किस तरीके से मथुरा समुदाय के ऊपर हमले हो रहे हैं। अब ये इसके लिए दोषी कौन है? अब जब हमले होंगे तो वहां से फिर विस्थापन होगा। विस्थापन होगा तो लोग कहाँ आएंगे? असम में आएंगे, पश्चिम बंगाल में आएंगे। जिम्मेदार कौन होगा इसका? मोदी जी जिम्मेदारी लेंगे इसकी?
मोदी जी गए वहां, क्या बेगम शेख हसीना वाजिद से कोई बात करके आए वहां अल्पसंख्यकों को उत्पीड़न की? कोई बात कर करके नहीं आए, जो कि बात करनी चाहिए थी। वहां जो अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है और लगातार वहां से जो विस्थापन हो रहा है और उसी मथुआ समुदाय का सबसे ज्यादा विस्थापन होता है, मोदी जी को बात करनी चाहिए थी। लेकिन मोदी जी उस पर बात ना करके वहां के मथुआ समुदाय के लिए मुसीबतें बढ़ा के आ गए और दावत दिया है कि आओ आके और यहाँ शरणार्थी बन जाओ। तो ये जो रणनीति है, मुझे नहीं लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, कुल मिला के जो है नुकसान ही होगा। क्योंकि ये बंगाल के अखबार जो है, जो बांग्लादेश में छपते हैं अखबार, उनका अब चूंकि सब डिजिटल एडिशन है, आप लोग भी जानते हैं कि हम लोगों का जो डिजिटल एडिशन है वो हमारे प्रिंट से ज्यादा पढ़ा जाता है। यही स्थिति जो है बांग्ला, खासतौर से बांग्लादेश के अखबार जो है बंगाल में बहुत में पढ़े जाते हैं, डिजिटल एडिशन उनके पढ़े जाते हैं अच्छे तरीके से। तो ये स्थिति जो है करके ये जो है वो नुकसान पहुंचाएगी, वो फायदा नहीं होगा, मुझे जो लगता है। जी जी, नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन क्या ये खबरें जो हैं वो पश्चिम बंगाल तक पहुंचेंगी और पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को के ऊपर कोई फ़र्क इन खबरों का पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन पुष्परंजन जी, जो हम लोग देख रहे हैं स्थितियां परिस्थितियां नंदीग्राम में, और कहा जा रहा है, दो बातें हो रही। देखिए नैरेटिव कैसे सेट होता है। नेशनल मीडिया कह रहा है, जिसे आप गोदी मीडिया कहा जा रहा है, वो कहता है कि ममता बनर्जी चूंकि हार रही हैं या ममता बनर्जी परेशान हैं, वो हार भी सकती हैं, इसलिए वो 5 दिनों मतलब प्लानिंग के साथ में वहाँ कैंपिंग कर रही हैं, नंदीग्राम पहुँच गई हैं। चलिए, एक वो। दूसरी चीज़, एक तरफ हमने अभी देखा कि वहाँ पे असम में एक विज्ञापन छापा जाता है, खासकर बीजेपी की तरफ से, कि हम लोग उत्तरी जो पहले फेज का मतदान हुआ है उसमें क्लीन स्वीप कर रहे हैं। कल हमने कई चैनल्स पे देखे डिबेट्स में, ये कहा गया, जो कि चैनल्स के जो कर्ता धर्ता और चैनल के जो एंकर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ये दावा कर रही है कि पहले फेज में 30 में से 26 या 27 सीटें हम जीत रहे हैं। हालांकि ये सब एक तरह से प्रचार है और ये प्रचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओपिनियन पोल भी आप फर्स्ट फेज के चुनाव के 48 घंटे पहले तक ही दे सकते हैं, जो हम लोगों ने भी दिया था। तो ये एक प्रचार है जिसका एक तरीका है, जरिया है, और इसी जरिया को अपनाते हुए नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश पहुंच गए थे। चलिए, ये तमाम बातें क्योंकि आपके उसमें थोड़ा सा संज्ञान में लाते हुए और जो आपसे सवाल करने जा रहा हूं उन सवालों पे आता हूं। सवाल ये है पुष्परंजन जी कि नंदीग्राम को आज वहां पे चीखते चिल्लाते और गरजते हुए दिखाई दिए अमित शाह जी। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम में अगर आपने हरा दिया ममता बनर्जी को तो ये मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आ गई। नंदीग्राम में मतलब बीजेपी को अगर इस राज्य में स्थापित करना है, उसकी सरकार लाना है, तो आपको नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराना होगा। पहली बात ये बताइए कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी कितनी कमज़ोर, कितनी मजबूत हैं। दूसरी बात ये कि ओवरऑल जो बीजेपी भी पूरी ताकत के साथ में नंदीग्राम में अभी पूरी ताकत झोंक रही है, उसको किस रूप में देखते हैं, और क्या उसका रिफ्लेक्शन पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल पे होने वाला है? जबकि पहले फेज में बीजेपी कह रही है कि 30 में से 26 सीटें हम जीत रहे हैं। देखिए राजीव जी, मान लीजिए एक तरह से कल्पना कर लें हम सब लोग मिलके कि ममता बनर्जी हार गई नंदीग्राम से, तो और बीजेपी बाकी सारी सीटों में जो टोटल सीट, परिणाम तो एक साथ ही आना है जी। तो जब परिणाम आए तो पता चले बीजेपी को मात्र 40 सीटें या 50 सीटें मिली हैं और ममता बनर्जी हार गई है नंदीग्राम से, तो भी क्या बीजेपी की सरकार बन जाएगी वहाँ पर? ये सोचने वाली बात है। ये अमित शाह को भी चिंतन करना चाहिए बैठ के कि वो क्या कह के चले आए हैं वहाँ पर। दूसरा है कि जिस तरह से लड़ाई का तेवर बदला जा रहा है, नैरेटिव गढ़ा जा रहा है दूसरे तीसरे तरीके से, वहाँ सीधा सीधा पोलराइज करने की चेष्टा हो रही है। शुभेंदु अधिकारी जो प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी वहाँ मिनी पाकिस्तान बना देंगे। अब ये लोग पढ़ते लिखते कम हैं, इनको चाहिए कम से कम, प्रधानमंत्री ने 24 तारीख को इमरान खान को एक चिट्ठी भेजी थी, बाकायदा उनका साइन की हुई चिट्ठी है। उस चिट्ठी में पाकिस्तान के नेशनल डे को, उनके जो राष्ट्रीय दिवस है, उस पर उन्होंने शुभकामना व्यक्त की है। तो पाकिस्तान से कौन स्नेह और प्यार ज़्यादा रख रहा है, इस देश का प्रधानमंत्री और उस पार्टी का सर्वा नेता, आप कह लीजिए सर्वोच्च नेता भी मान के चलिए, एक तरह से अध्यक्ष नहीं है मोदी जी, अलग बात है, लेकिन उस पार्टी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो उनकी चिट्ठी भी अगर किसी बड़े नेता ने, छोटे नेता, कार्यकर्ता ने पढ़ ली होती तो पाकिस्तान की बात आज की तारीख में नहीं करता कम से कम।
थोड़ा अपना विजन खोल के रखता कि हमें पाकिस्तान की चर्चा, चुनाव में पाकिस्तान को पोलराइज करना कोई उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब संवाद चल रहा है पाकिस्तान से, रोज़ कुछ ना कुछ पॉजिटिव तरीके से बातचीत चल रही है। तो उसे अब चुनाव में ला के गढ़ें और नंदीग्राम को मिनी पाकिस्तान बना दें, और केवल इसलिए कि वोट प्रतिशत जो है मुसलमानों का अच्छा खासा है, उस वोट को आप पोलराइज करके अपने पक्ष में हिंदू वोट को लाना चाहते हैं। चुनाव आयोग को भी इसे संज्ञान में लेना चाहिए कि वहाँ पर जो झंडे दिखे हैं हिंदू झंडे, वो क्यों दिखे ओम जुलूस में, ओम। दूसरा ये कि जो भीड़ में देख रहा हूँ, जो विजुअल्स हम लोग लगातार देख रहे हैं, वो विजुअल्स में ये भी बड़ा जिज्ञासा का विषय अपने आप में कि जब कोई साधारण नेता पहुंचता है तब वो भीड़ नहीं होती है, जब अमित शाह या मोदी जी जैसे नेता पहुंचते हैं तब एक रेला होता है, किलोमीटर, कई किलोमीटर, 8, 10, 7, 3 इस किलोमीटर के दायरे का वो रेला होता है। वो लोग कौन होते हैं? क्या वो नंदीग्राम के लोग होते हैं या बाहर से भाड़े पर बुलाए लोग होते हैं? आपके संवाददाता वहाँ ग्राउंड पे एक बार पूछिएगा इस सवाल को और थोड़ा उसकी पड़ताल करें कि ये भाड़े पर बुलाए हुए लोग जो एक दिन के लिए इस सभा में, या फिर दूसरे दिन जब अमित शाह जी की दूसरी रैली होती है तो वहाँ भाड़े के लोग दूसरे दिन पहुँच जाएं वहाँ पर, क्या ये सारा इंतजाम हो रहा है? या लोकल नंदीग्राम का जो वोटर है, जो वहाँ का मतदाता है, जो लोकल लोग हैं, वो उसके साक्षी बन रहे हैं जी। ये प्रश्न है, दिमाग में चलता है प्रश्न। लेकिन जिस तरह से बार बार ये, जिस तरह से ममता बनर्जी पे ये आरोप लगा है, ठीक है, मैं बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हूँ कि कोई परिवारवाद चलाए, लेकिन शिशिर अधिकारी के पुत्र शुभेंदु अधिकारी, दिव्येंदु अधिकारी उनके भाई, दोनों सांसद, ये खुद भी सांसद थे, बाद में आके यहाँ बने, पूरा इनका कुनबा जो है राजनीति में है। तो वो कुनबावाद नहीं है, वो परिवारवाद नहीं है। ममता बनर्जी का भतीजा अगर इसमें है, राजनीति में है, मंत्री है, तो परिवारवाद हो जाता है। तो ये जो दोहरा मापदंड है किसी चीज़ का, वो क्या मतदाता में बेवकूफ़ तो नहीं होगा पश्चिम बंगाल के या उनके इलाके का, जो इस परिवारवाद को नहीं समझ पा रहा होगा जी। लोकल दोनों आंकते होंगे वो लोग कम से कम। बिल्कुल। चलिए थोड़ा ममता बनर्जी की बाइट सुन लेते हैं। आज की ही बाइट है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, खासकर नंदीग्राम में ममता बनर्जी की रैली थी, उनका रोड शो और जनसभा भी उन्होंने की, और क्या कुछ कहा है, किस ढंग से उन्होंने हमला बोला है बीजेपी पे, इसे सुनते हैं। যদি কারো গায়ে হাত দেয় মারছে ওটাও ক্যাসেট করে নেবেন। আর একটা প্ল্যান আছে ওদের, কোন একটা মেয়েকে, নিজেদের দলের মেয়েকে মারবে, ওই বিহার বা উত্তরপ্রদেশের গুন্ডাদের নিয়ে এসছে তো এখানে, ওদের দিয়ে অত্যাচার করবে, করে মারবে, মেরে বাংলার নামে দোষ দিয়ে হিন্দু মুসলমান করে ফেলবে। এগুলো মনে রাখবেন, এগুলো ওদের প্ল্যান। ওই বিদেশ থেকে যেগুলো এসছে, বিদেশ মানে বিহারের গুন্ডাগুলো, রাজস্থানের গুন্ডাগুলো। আমি বিহারি, উত্তরপ্রদেশ যারা এখানে থাকে বাংলার মানুষ, তাদের আমি গুন্ডা বলি না। যারা গুন্ডামি করতে এখানে এসছে, বিজেপির হয়ে মেয়েদের উপর অত্যাচার করতে এসছে, তাদের বিরুদ্ধে বলছি নজর রাখুন, সতর্ক থাকুন। বিজেপির এই নোংরা খেলা খেলতে দেবেন না। দেখেছেন কালকে একজন বয়স্ক ভদ্র, तो सुना आपने पुष्परंजन जी। इसी पे मैं आ रहा था। बल्कि देखिए, इसको दूसरे तरफ से मोड़ दिया गया। उन्होंने शंका व्यक्त की बिहार यूपी के जो गुंडा बदमाश हैं वो आके मारेंगे, औरतों को मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उसको मोड़ दिया बीजेपी ने, तुरंत मोड़ा उसे कि ये बिहार और उत्तर प्रदेश वालों को गुंडा बदमाश कर रही हैं, कि यही ये दंगा फसाद करेंगे वहाँ पर, और उनका जो पूरे के पूरे बिहार यूपी को गुंडा बनाया जा रहा है टीएमसी के द्वारा, उनके नेत्री के द्वारा। तो ये तुरंत उसको गढ़ दिया गया दूसरे तरीके से। अब देखिए, चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, दूसरे फेज का वोटिंग है, उसके बावजूद शोभा जो बुजुर्ग महिला जिनकी मृत्यु हुई है, एक बीजेपी कार्यकर्ता की माँ है जी, उनको कथित रूप से बताया जा रहा है कि उनको चोट लगी, इन लोगों ने मारा पीटा, उनकी मृत्यु हुई है जी। उनको लेके बाकायदा अभी शाम को मोमबत्ती सभा होने वाली है, हो रही होगी, बल्कि हम लोग स्टूडियो में कैंडल मार्च। तो क्या उस दायरे में आता है ये? क्या वो आचार संहिता के दायरे में आता है, नहीं आता है? इस प्रश्न को समझने की आवश्यकता है। दूसरा नंबर ये कि इस तरह से ये कह रहे हैं कि अमित शाह ने बयान दिया था कि जहां ममता बनर्जी हैं उसके 5 किलोमीटर के पास में ही एक बलात्कार की घटना हुई है, और जिसके रहते हुए, जिस सीएम के रहते हुए बलात्कार की घटना 5 किलोमीटर के दायरे में हो जाता है, तो पूरे बंगाल जैसे सूबे में औरतें सुरक्षित नहीं हैं। अब आप कोई बताए मुझे, कोई समझदार आदमी, मोदी जी जहाँ रहते हैं, देश का प्रधानमंत्री जहाँ रहता है, जहाँ राष्ट्रपति पूरा का पूरा
मंत्रालय रहता है, गृह मंत्रालय रहता है, उसके 5 तो छोड़ लीजिए, 3 किलोमीटर के दायरे में, 3 किलोमीटर के दायरे में ही बलात्कार की साल में 2-4 घटनाएं जरूर हुई होंगी। तो ये जिम्मेदारी बनती है क्या? फिर पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री की भतीजी से लूट हो जाती है इसी दिल्ली में जी, बिल्कुल। प्रधानमंत्री की भतीजी से लूट हो जाती है। देश के गृह मंत्री है, दिल्ली पुलिस उन्हीं के अंडर में। अमित शाह किस मुंह से ये बात कर रहे हैं? ये भी तो जाना चाहिए। बिल्कुल अमलेंदु जी, लेकिन सवाल यही है कि बात यही है, सवाल नहीं, बात यही है कि जब आपके ऊपर या ऐसा है कि एक झूठ को इतनी बार बोलो कि सच लगने लगे, तो यहाँ पे स्थितियाँ वही हैं कि अगर कोई चीज़ अगर गलत है तब भी उसको बोलते रहो और वही इस देश में चल रहा है। हम लोग देख रहे हैं पूरे आत्मविश्वास से, और पूरे आत्मविश्वास के साथ में, और कोई भी मौका छोड़ना नहीं है। हमारे साथ काफ़ी साथी जुड़े हुए हैं। नारायण यादव हैं जो कह रहे हैं कि भाजपा कुछ भी बयान दे सकती है, सब माफ है, चाहे कोबरा बनना चाहे या जय श्री राम बन के भाजपा को बस किसी तरह सत्ता में आना चाहिए। मोहम्मद रब्बानी हैं, कह रहे हैं यही तो बीजेपी वालों की चाल है कि पहले जितना ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करके सीट दिखाओ, उसके बाद जो हो। ये कह रहे हैं जैसे कि 27 में से 30 में से 26 सीटें, 27 सीटें जीतने की जो बात है उस पे कह रहे हैं। मान सिंह कह रहे हैं कि इसका अनुवाद किया जाए, मतलब अभी जो हमने बांग्ला में ममता बनर्जी का जो बाइट दिखाई, उनका बयान दिखाया हमने, तो उसको कहा कि इसका कहना है कि अनुवाद किया जाए। बिल्कुल सही है, उसको हिंदी में, क्योंकि जो साथी नहीं समझ पाते हैं हिंदी में, उसका अनुवाद होना चाहिए। हमारी कोशिश रहेगी कि आगे से अनुवाद करके दिखाएं। मान सिंह जी, कौशल कुमार मीणा बताया ना मैंने कि उन्होंने ये कहा कि जो भी यहाँ से बिहार यूपी से आके और वहाँ की औरतों को मारेंगे पीटेंगे जी, ये है निचोड़ इसका सीधा सीधा। तो उसको बीजेपी ने पलट के उसकी नैरेटिव को बदल दी और ये कहा कि ये कह रहे हैं कि बिहार यूपी के गुंडे बदमाश बंगाल में आ गए हैं और बिहार यूपी का चेहरा जो है गुंडा बदमाश जैसा बना दिया गया है। ये लब्बो लुबाब है पूरे उनके बयान का और उसकी व्याख्या का। रूपराम गोगरवाल हमारे साथ बने हुए हैं, लिख रहे हैं कि राजीव जी नमस्ते, आप सभी को कहो राजस्थान की बात 3 सीटों पर है चुनाव। बिल्कुल उपचुनाव है राजस्थान में और 3 सीटों पर है, आगे इसकी बात जरूर करेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं रूप कुमार जी। और शाकिर अली हैं जो सऊदी अरबिया, बीजेपी वाले खुद बलात्कारी हैं कह रहे हैं। खैर ये आरोप बहुत बड़ा है और इस पे हम कुछ नहीं। और आपको भी शाकिर भाई कहूँगा कि इन सब चीज़ों से बचिए, हाँ, लेकिन अपने विचार जरूर बनाइए। बात दोस्तों हम लोग देख रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं चुनाव की, असम और पश्चिम बंगाल, और जैसा मैंने कहा था कि केरल, तमिलनाडु की, पुदुचेरी की बात भी करूंगा। लेकिन आप देख रहे हैं सेकेंड फेज का जो मतदान होना है 1 तारीख को, उसके लिए पश्चिम बंगाल में और असम में चुनाव का प्रचार थम चुका है। और इसके साथ साथ सारे तमाम नेता, कैबिनेट मिनिस्टर्स बीजेपी के जितने भी हैं, मतलब सब या तो आपको मिलेंगे असम में या मिलेंगे